अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल के एहतजाज के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि PTI को वार्निंग देते हैं कि एहतजाज और जलसे करना आपका हक है, मगर गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं, लिहाजा कल हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद पर धावा नहीं बोलने देंगे। किसी ने ऐसा किया तो किसी नरमी की तवक्को न रखे। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला KP को फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त करते हुए कहा कि अपना हक ज़रूर इस्तेमाल करें, मगर कल नहीं। एहतजाज रोकने के लिए हम हर हद तक जाएंगे। बानी PTI ने अपने एक्स पैगाम में कहा है कि इस वक्त हमारी हकीकी आज़ादी की फैसला कुन तहरीक शुरू हो चुकी है। ये हकीकी आज़ादी के हुसूल तक जारी रहेगी। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। अली अमीन गंडापुर अपना काफिला लेकर D चौक पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक जितना भी वक्त लगे, जितनी भी रुकावटें हों, लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए D चौक पहुंचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से काफिला उनकी क़यादत में निकलेगा। अली अमीन ने एक बार फिर पंजाब और वफाकी हुकूमत को पैगाम देते हुए कहा कि हर सूरत एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला KP ने हर रुकने असेंबली को 500 बंदे लाने का टास्क दे रखा है। इस्लामाबाद पूरा सील किया जा चुका है। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने पर गौर है, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें कहा कि आर्मी को प्लेस किया जा रहा है। ये तैनाती मिड अक्टूबर तक भी हो सकती है, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी है आने वाले दिनों में। अहम सवाल यह है कि क्या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग के बाद PTI अपने एहतजाज से मुताल्लिक नजरसानी करेगी? PTI पुरअमन एहतजाज का कहकर रेड जोन तक जाने की कोशिश करेगी तो क्या फिर यह एहतजाज पुरअमन रह पाएगा? रावलपिंडी में हंगामा आराई पर इमरान खान और अली अमीन पर 3 मुकदमात हुए। अब रेड जोन में एहतजाज के क्या नताइज हो सकते हैं, इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, हमाद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहिब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, एहतजाज आपका हक, मगर कल नहीं फिर कभी, कोई नरमी नहीं, फिर शिकवा न करना। वज़ीर दाखिला की वार्निंग, मौलाना का मशवरा। क्या PTI एहतजाज के फैसले पर नजरसानी करेगी? शहजाद चौधरी साहब, अभी कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला की जानिब से सख्त पैगाम दिया गया है कि हमारे यहाँ मेहमान मौजूद हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, चाइनीज़ आने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर आगे, SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ऐसे मौक़े और ऐसे दिनों का इंतखाब क्यों? आपको वतन का, मुल्क के इज़्ज़त का सोचना चाहिए। उन्होंने मशवरा भी दिया, उन्होंने वार्निंग भी दी और कहा कि फिर कोई नरमी की बात ना करे और शिकवा ना करे। कल कोई भी इस्लामाबाद में आम शहरी हो या सियासी वर्कर एहतजाज से पहले सोच ले। क्या कहेंगे? PTI नजरसानी की तरफ जाएगी या D चौक पहुंचने की कोशिश में रहेगी? का तो मुझे नहीं पता नजरसानी की तरफ जाएगी या नहीं, लेकिन नजरसानी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ PTI का नहीं है और PTI पाकिस्तान की पार्टी है और ये कौमी फरीज़ा है जिसके अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। एक वज़ीर आज़म हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं, एक गालिबन कल आ रहे हैं चीन के, और उसके बाद फिर 15-16 को जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पे SCO का एक इवेंट जिसका मुनक्कद होना है, ये कोई छोटी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं और ये दुनिया में वो पैगाम देती हैं जो कि, और ख़ास तौर पर उन ममालिक में, और ऑब्जर्वर मुल्क भी बहुत सारे हैं, ये सिर्फ ये 8-9 मुल्कों का मामला नहीं है जो कि SCO के मेंबर्स हैं। तो ये सब ममालिक वापस एक पैगाम लेके जाते हैं आपके मुल्क के बारे में। तो इस हद तक तो वो लोग जो कि वज़ीर आज़म रह चुके हैं इस मुल्क के, कम से कम उनकी समझ में तो ये बात आ जानी चाहिए। अगर वो जान के इस इमेज को ख़राब करना चाहते हैं तो फिर वो पाकिस्तान के हक़ में बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान के मुआफ़िक बात नहीं कर रहे, उसके फ़ायदे की बात नहीं कर रहे, उसके नुकसान की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये उसूल है जो कि मेरे ख्याल में तय हो जाना चाहिए कि ऐसा मामला। दूसरी बात, फिर क्या D चौक की क्या फैसिनेशन है? ये D चौक में आने से क्या मतलब है? एक तो ये कि पाकिस्तान भर में आप अपना आईनी एहतजाज, आईनी हक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसने कहा कि D चौक में जब आप बैठेंगे तो आईनी हक इस्तेमाल होगा? बेशक आपको कुछ कवायद और ज़वाबित के नीचे राइट ऑफ असेंबली है ना, आप राइट ऑफ एक्सप्रेशन आप कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, ये सब चीज़ें, लेकिन क्या ज़रूरी है कि वो D चौक में ही हो तो पूरी होती हैं? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इस मौके की मुनासिबत को देखते हुए, जिस किस्म का ये सेंसिटिव टाइम है, अगर तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई नुकसान की कैफियत पहुंचे, तो फिर तो पाकिस्तान के दुश्मनी के करीब ये बात होगी। दूसरी बात, वो कौन सा ऐसा मसला है जो PTI समझती है या इमरान खान साहब समझते हैं कि वो हल करा लेंगे इस कल के एहतजाज के बाद? 4 तारीख हो, 5 तारीख हो, क्या हल होगा? क्या चीज़ हल हो सकती है? और दूसरी बात, एक और भी ख्याल रखना है
ये भले एक पागलपन का किसी पे दौरा आ जाए, अगर कल के दिन में हो, 2 दिन बाद हो, जब भी आए, फिर उसके बाद एक एक्शन, ये एक्शन बन जाएगा, इसका एक रिएक्शन बनेगा। वो रिएक्शन आपकी हुकूमत के हाथ में है, आप कितना सख्त रिएक्ट करते हैं उस चीज के ऊपर, इसको किस तरीके से आप मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। जो तो खुदा न खास्ता उस हद तक बात चली जाती है जहां पर कि हम आए मेहमानों के सामने एक ऐसा स्पेक्टेकल बना के पेश कर दें पाकिस्तान का कि एक तो बेवकूफ़ी कर रहे थे, इधर हुकूमत ने भी उससे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी खुदा न खास्ता। तो अगर इस किस्म का मामला, यकीनन ऐसा नहीं होगा, यकीनन हुकूमत ज़्यादा जिम्मेदार होती है और ऐसा काम नहीं करेगी, लेकिन यह भी ख्याल करना है कि आपको किस तरीके से, कहां पे, किस हद तक अपने मामलात को कंट्रोल करना है। ये हक है, ये फर्ज है आपके ऊपर कि आप कंट्रोल करें, ताकि आपका जो एक सेंट्रल एक्टिविटी है उसके ऊपर कोई कदगन ना आए। अब मौलाना की सजेशन बहुत बेहतर है। देखिए, जब पाकिस्तान और इंडिया की हम बात करते थे ना, बहुत सारे ट्रैक टूर्स के अंदर मैं गया, हिस्सा रहा ट्रैक टूर्स का, और पाकिस्तान और इंडिया के ट्रैक टूर्स के बीच में खसूसी तौर पे बात कर रहा हूँ, हमेशा इस दुश्मनी की कैफियत के अंदर, जबकि वो मुंबई का मामला हुआ और उसके बाद से फिर मेरी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुई, हम सबसे पहले क्या बात करते थे दोनों अतराफ से, कि इस दुश्मनी के माहौल में हमें सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की कोई बात करनी चाहिए, जिससे ये ट्रस्ट डेवलप हुआ आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीजों के साथ। तो वो जब तक आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेके नहीं, और मौलाना ने कुछ एक दो बातें की हैं, उन्होंने कहा है कि 26वीं तरमीम मिसाल के तौर पे हुकूमत क्या कर सकती है, हुकूमत कर सकती है कि एससीओ चल रहा है, इधर से असेंबली का इजलास बुलाया, यहाँ पे 26वीं तरमीम पास करा दी, क्योंकि किस आपने पीटीआई ने या उनके ऑपोजिशन ने ये समझा है कि हमने कोई एहतजाज नहीं कर रहा, आप 26वीं तरमीम पास करा दो। वो होगा इश्ताल, वो होगा अपनी जिम्मेदारी से बेईमानी। ये जिम्मेदारी दोनों तरफ पड़ती है। तो अगर आप ये रुक जाएं, सब्र कर लें, इसके पीछे ये इधर ही है, सब लोग इधर ही हैं, ये 26वीं तरमीम भी आ जाएगी, आईनी अदालतें भी कायम हो जाएंगी, लेकिन महीना ठहर के कर लें, क्या फर्क पड़ता है। आप तो रिटायर्ड जजों को भी ला सकते हैं एज ए चीफ जस्टिस ऑफ दी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो कोई परेशानी की ऐसी बात नहीं है। आप भी कुछ मेजर्स ऐसे लीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुकूमत भी ले और उनको भी मजबूर करें, क्योंकि देखिए बात यह है कि परसेप्शंस की बात है। हुकूमत क्या करती है इस मामले को रफा दफा करने के लिए, और फिर दूसरी साइड अगर वो गलती पे ही रहेंगे। शहजाद साहब, अभी तक अब आके एक पैगाम दे दिया गया है, मगर पीटीआई की जानिब से उन्होंने एक सवाल उठाया ना, वजीर दाखिला सर, वजीर दाखिला ने एक सवाल उठाया ना कि ये विजिट तो 1 महीने से तय था, मलाइशियन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर होना था, तो तय चीज के वाले दिन रखना जो आपने बात की आपके पास आप यार, आप आयशा या बात सुन लो ना, आपने बात कर दी, ये 1 महीना आपके पास अवेलेबल था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए। आप कुछ ना कोई ये नहीं कह रहा था कि इमरान खान को आजाद करा दो, क्यों आजाद कराएं, उसके ऊपर तो मुकदमात हैं, आजाद होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप कोई ना कोई जरिया तरीका निकालते हैं कि मामलात को किसी तरीके से उस तरफ ले जाएं जहां पर कि आपका मेन इवेंट जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो इसमें मैं दूसरी साइड को ज्यादा जिम्मेदार ठहराता हूं, पीटीआई वालों को, कि कम से कम उनको तो ये एहसास होना चाहिए, वजीर आजम रह के मुल्क के अंदर एक पाकिस्तान की जमात है, खुदा न खास्ता कोई किसी और मुल्क से नहीं आई हुई, तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपकी ये कंबाइंड जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये जो हमारी हुकूमत है, जो जिम्मेदारान है, ये किस तरीके से अपने अमल को लेकर चलते हैं, या अब तक अगर नहीं किया तो अब आइंदा का अमल कैसे लेकर चलते हैं, उससे मुतय्यन होगा कि ये मामलात खुदा न खास्ता कहीं और खराबी की तरफ ना जाएं। और मौलाना की बातों के ऊपर जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई ना कोई रास्ता एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का मिलता है, जिसके अंदर के मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। हमाद गजनवी साहब, क्या पीटीआई के साथ सीबीएम कोई सियासी जमात बढ़ पाएगी, क्यों नहीं बढ़ पाती है? 2014 से अब तक डी चौक और एहतजाज के साथ जो उनका फैसिनेशन है और जो दबाव डालकर अपनी मर्जी के मुताबिक नताइज हासिल करने का तरीका है, आज मौलाना ने मशवरा और दरखास्त दोनों तरफ की है कि आप भी पीछे हट जाएं हुकूमत से, कहा, उन्हें भी कहा कि कम अज कम एससीओ के आखिर तक आप लोग भी सब्र करें। क्या दोनों आजमाइश में कोई हल निकाल पाएंगे, या जो पीटीआई का तरीकाकार है, फिर मैं वही बात करूंगी कि आप एहतजाज किसी भी दिन करें, मगर मौके को इस्तेमाल करना और पाकिस्तान को सुबकी में डालना, ये कहां से सीखा है तरीका इन्होंने? मौलाना की तजवीज़ तो बहुत अच्छी है और सब सेन एलिमेंट्स जो हैं वो इसकी सपोर्ट करेंगे। मुसलसल हम बात कर रहे हैं कि एक एक कदम पीछे हटना चाहिए और इस मामले को एडल्ट्स की तरह हल करने की कोशिश करना चाहिए। ये जो हेड ऑन हो रहा है, इसका नतीजा तो हम सब जानते हैं कि क्या होगा, और मुसलसल बात हो रही है इस पर। लेकिन फ़िलहाल ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान की स्ट्रेटजी जुज़वी तौर पर ही सही लेकिन कामयाब हुई है। इस तरह कामयाब हुई है कि आपने देखा होगा कि जो आज लहजा था मोहसिन नकवी साहब का, वो हुकूमत के किसी ओहदेदार का नहीं रहा माजी में। आप टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश थोड़ा करते हैं, हुकूमत की तो कोशिश होती है ना कि आप इसको अंडर द कारपेट चीज़ों को करें, ठंडा करें, डिफ्यूज़ करें।
लेकिन आज उनके लहजे में एक थ्रेटनिंग टोन थी, बहुत अग्रेशन था। यानी इमरान खान ने उनको उस जगह पर पहुंचा दिया अपने फैसलों की रोशनी में कि उन लोगों को अब ये ज़बान इस्तेमाल करना पड़ रही है। अब हो क्या रहा है कि हम इमरान खान साहब को जो हम बार बार कहते हैं ना कि वो क्या पॉलिसी, तो वो साफ नज़र आ रहा है कि वो फाइनल राउंड समझ रहे हैं। अब इसे जो भी सियासी मंजरनामा है, जजों के हवाले से है और भी चीज़ें जो हो रही हैं, उस हवाले से वो समझते हैं कि अब ये वक्त है और बाकी तो सारे चैनल्स बंद हो चुके हैं, अब ये रास्ता है कि इस पर अपनी पूरी तवानाई सर्फ कर दी जाए। कहीं बातचीत भी नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा, तो अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। उसमें भी उन्होंने एक और गेयर बदला है। यानी पहले वो कहते थे जलसे होंगे, जलसों में उन्होंने कहा ये इजाज़तें लेनी, पाबंदियां होनी, और फिर उसका सारा बर्डन जो है वो पीटीआई के लीडर्स पर पड़ता है। यानी ऑर्गेनाइज करना, लोग लेकर आने, पैसे भी खर्च होते हैं, और फिर वहाँ पर किसने क्या गुफ्तगू की, कौन पहुँच पाया, कौन नहीं पहुँच पाया। तो इस सारी चीज़ों से लीडरशिप भी बच गई है और इमरान खान ने उस गियर भी बदल दिया है। यानी अब क्या है, एहतजाज का क्या मतलब होता है, 100 लोग भी आकर कोई हंगामा आराई कर देंगे, किसी छोटी मोटी चीज़ को आग लगा दी, उससे खबर बनती है गलियों में लोग घुस रहे हैं, गैस चल रही है। तो उन्होंने अब वो रास्ता इख्तियार किया है कि ज़रा हीट भी बढ़े और उसमें यानी गुरीला वॉरफेयर की तर्ज पर जो सियासी एक्टिविटी होती है ना, उस तरफ वो अब जा रहे हैं। गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब गोरिल्ला वॉरफेयर की तर्ज पर मैंने इसीलिए कहा ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। ये जो वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं ना, प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि गलियों में लोग जा रहे हैं, इधर से पत्थर भी आ रहे हैं, उधर से गैस फायर हो रही है, और फिर वो एक तमाशा सा बनता रहता है, खबर बनती है और पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। इस सब का नतीजा क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो फॉर्डर है जो इस गन को दरकार है, जो इमरान खान साहब इस वक्त चाहते हैं कि ये सारा निज़ाम जो है ये नहीं चलना चाहिए इस तरह। वो चाहे 47 के हवाले से कहते हों, चाहे वो इलेक्शन दोबारा करवाने की बात करते हों, चाहे वो कहते हो मुझसे बात क्यों नहीं की जा रही, लेकिन वो चाहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हो मुल्क में, और उसके साथ साथ इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी उसका एक अहम जुज़्व हुआ करता है। तो हम लोग जो बार बार उन्हें कह रहे हैं, आज तो मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा, हम लोग मुसलसल पहले से कह रहे हैं कि देखिए ये आपके कुछ ऐसे मेहमान आ रहे हैं, बिलखुसूस चाइना के प्राइम मिनिस्टर, SCO, ये बात भी दुरुस्त है, इस वक्त मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में हैं, तो ये हालात ऐसे हैं कि आप कुछ दिन इसको 2-4-6 दिन किसी और तरह एक्टिविटी कर कर आप रेड जोन की उल्फत से अगर निकल जाते कुछ दिन के लिए तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन वो मुसलसल इस कोशिश में है कि अगली चीज जो है इस्तेमाल करना जी, वो चाहते हैं कोई ना कोई हादसा अगर हो जाए तो शायद उन्हें फायदा हो जाए, कोई सान्या हो जाए तो और भी, यानी एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिससे पाकिस्तान अनस्टेबल लगे और फिर ये पैगाम दुनिया में भी चला जाए। ठीक, मगर रावलपिंडी तक तो गंडापुर साहब पहुंच नहीं सके। देखना यह है कि ये जो अब कह रहे हैं डी चौक तक पहुंच पाएंगे। जैगम साहब, इमरान खान साहब कहते हैं मुझसे सिर्फ 3 साल के लिए खामोशी की तवक्को की जा रही है। 3 साल तो दूर की बात, महज 3 सेकंड के लिए भी खामोश रहने पर तैयार नहीं। ये जो सख्त मौक़िफ़ है आपके ख्याल में, अभी जो स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, उनको लग रहा है कि आप एक आखिरी रास्ता यही बचा है, गोरिल्ला वॉरफेयर तर्ज जो कि हमारे साहब लफ्ज़ इस्तेमाल करें, क्या ये आसानियाँ पैदा करेगा PTI के लिए, मुश्किलात, जिस तरह आज वज़ीर दाखिला की जानिब से वार्निंग दी गई है? जी, आसानियाँ तो पैदा नहीं हुई पहले भी, अभी भी नहीं होंगी, और इमरान खान लॉन्ग गेम खेलना भी नहीं चाह रहे। वो अब इस मामले को किसी फ़ैसला कुन तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन हुकूमत भी यही चाह रही है। वो भी अब इस मामले को फ़ैसला कुन अंजाम की तरफ ले जाना चाह रही है। जितना उसको जल्दी है नई आईनी तरमीम में, इसी तरह इमरान खान को उतनी ही जल्दी है किसी तहरीक को खड़ा करने में, तहरीक का लफ्ज़ जिस वो इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी इनकलाब को लाने में, यानी पाकिस्तानी सड़कों पर अवाम को निकालने में। PTI का गेम प्लान बड़ा वाज़ेह है कि प्रोटेस्ट को इग्नाइट करना है, ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें लोग निकलने लग जाएं। PTI के लोग जो खौफज़दा हैं, जो घरों में हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे, और बहुत से लोग जो माशी हालात की वजह से अपसेट हैं, नाराज़ हैं, परेशान हैं, वो सब सड़कों पर आए, लोगों का झाका दूर हो और हुकूमत मुहासरे में आए। और जब कोई मुहासरे में होता है तो वो गलती करता है, और जब गलतियां करता है तो इसका फ़ायदा मद्दे मुकाबिल को होता है। हुकूमत ने गलतियां पहले ही करना शुरू कर दी हैं। इमरान खान की कॉल, हकीकी आज़ादी का वक्त आ गया, फ़ैसला कुन राउंड शुरू हो गया। अली अमीन गंडापुर इनकलाब का ऐलान कर चुके हैं।
डी चौक तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इस वक्त ये बात अहम नहीं है। डी चौक की सिंबलिज्म है 2013 में धरना टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी, जब सबसे पहले ताहिरुल कादरी यहाँ तशरीफ लाए थे लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और वहां तक पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात, लेकिन मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अब प्लान बी क्या है, या शायद वही प्लान ए है कि जब नहीं आने दिया जाएगा तो ये वापस नहीं जाएंगे, या जल्दी वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी तक की जो इतलात हैं कि पिछली दफ़ा जब अली अमीन गंडापुर अपने जुलूसों के साथ वापस लौट गए चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब के कहने पर, तो इमरान खान सख्त नाराज़ हुए। इसका मतलब है इमरान खान चाहते थे कि यह मामला कुछ दिन आगे चले, यानी जिस तरह इस्लामाबाद के मुहासरे हुआ करते हैं, धरने हुआ करते हैं, उस जैसी सूरत हाल पैदा हो। उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि इस्लामाबाद मुसलसल मुहासरे में रहेगा, शायद एक दिन से ज़्यादा, शायद कई दिन तक। इसका मतलब होगा कि दो सूबों के राब्ते मुअत्तल होंगे, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में वो हिजान, वो गुस्सा, वो नाराज़गी, वो माहौल पैदा होगा जो इमरान खान पैदा करना चाहते हैं। अब ये क्या खाली एक तरफ हो रहा है? एक तरफ नहीं हो रहा, दूसरी तरफ ने भी रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए हैं। वो भी बुलडोज़र बन के खड़े हैं। उन्होंने कोई रियायतें ना देने का फ़ैसला कर लिया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जिसकी वजह से कोई आगे का रास्ता निकल सके। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो शहजाद साहब ने इस्तेमाल किया वर्ड, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं लिए। फिर वो बड़ी तेज़ी से एक आईनी तरमीम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका जो मुसवदा आया है उसके मुज़मरात हमारे सामने, जिसमें एक बात ये भी है कि अगर पाबंदी लगाई जाती है किसी पार्टी पर, हुकूमत किसी पार्टी पर पाबंदी लगाई जाती है, तो उसको भी नई आईनी अदालत सुनेगी। वो आईनी अदालत जिसके अफराद हुकूमत खुद मुकर्रर करेगी, जिसका मतलब है कि जो रास्ता बना था हुकूमत के लिए, पीटीआई के लिए अपने जो मखसूस नशिस्तें लेने का, वो बंद हो जाएगा। तो हुकूमत भी तेज़ी से चल रही है। तो ये सोचने में पीटीआई कोई ज्यादा गलत नहीं है कि अब उसके पास भी वक्त कम है, रास्ते कम, वक्त कम है, एक स्टेप बैक होना चाहिए। दुरुस्त हो गया। और यही बात मौलाना ने आज मशवरा भी दिया कि दोनों एक एक कदम पीछे हटे, यानी कि आईनी तरमीम वर्सेस इनकलाब की सूरत हाल है। मगर हम पाकिस्तान इस वक्त मेज़बान है SCO का भी और भी बहुत से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। इफ्तिखार साहिब, एहतजाज, रैलियाँ, शहर शहर जलसे जुलूस, वैसे अभी भी इस्लामाबाद से दूर रहकर पंजाब में, KP, सिंध, बलूचिस्तान कहीं भी एहतजाज किया जा सकता है। क्या हुकूमत को आगे बढ़ के इंगेज करने की ज़रूरत है? पार्लियामेंटेरियन लेवल के ऊपर जाए, अपोजिशन लीडर से बात की जाए। पीटीआई डेलिब्रेटली इस वक्त को इस्तेमाल करके कुछ करना चाह रही है। हतमी तौर पर नजर क्या आ रहा है? बातचीत हो सकती है, डायलॉग हो सकता है, हल निकाला जा सकता है, पीसफुल रास्ता लिया जा सकता है। क्या आपने कहा क्या होने जा रहा है, तो हमारे शुरका ने तो आपको बता दिया कि क्या होने जा रहा है। इससे ज़्यादा तो शुरका के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। 3-4 दिन तक का तो घेराव की इंफॉर्मेशन हमारे तक आ गई। तो 3-4 दिन तक अगर घेराव किया जाएगा इस्लामाबाद का, तो उसके फिर नताइज भी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि रियासत नहीं होगी, और ये भी तो नहीं है कि किसी शख्स की नाराज़गी की बिना पर रियासत को ही आग लगा दी जाए। तो ये तो ना हुआ और ना होना चाहिए, और ना ही इसकी इजाज़त होनी चाहिए, कोई भी रियासत हो और कोई भी अपोजिशन पार्टी हो। बात ये है, कहा जा रहा है कि जी मौका नहीं दिया गया CBM का। पूरे महीने 2 महीने से लोग जेल जा रहे हैं और जेल से इत्तलात लेके आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, पैगाम रसानी हो रही है। उधर से एक जवाब आ रहा है, हुकूमत मेरे हवाले करो तो मैं मानता हूँ, और हुकूमत अगर मेरे हवाले नहीं करते तो मैं नहीं मानता। तो CBM में ऐसा तो नहीं होता कि आपको दावत दी जाए कि आइए बैठ के कुछ मामलात को तय कर लें, और आप कहें कि नहीं मैं बैठने को तैयार ही नहीं हूँ। तो CBM फिर किस नौइयत के हों और कितने अरसे में मुहित हों? क्या सारे के साल जो हैं अगले वो CBM में लग गए रहें? ऐसा नहीं होगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
17 तारीख तक कह रहे हैं वजीर दाखिला कि आप सब्र करें। मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, मैं वो कह रहा हूं जो मैंने देखा है। अच्छा। मैं जो महसूस कर रहा हूं, और ये धमकी जो आज दी जा रही है ना कि एक सूबे के लोग आके बैठ जाएंगे दूसरे सूबे की बाउंड्रीज के ऊपर और वो फिर वहाँ से जाएंगे नहीं, तो पाकिस्तान में एक सूबा नहीं है। मैं 20 मरतबा इस प्लेटफॉर्म से कह चुका हूँ पाकिस्तान एक फेडरेशन है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बैनुल-अक़वामी साजिश खुल के सामने आ रही है। हम सबको एहसास करना चाहिए, मैंने कल भी कहा, मैं आज दोबारा दोहराता हूँ, ये हम सब का मुल्क है। बेशक इस मुल्क की सलामती मेरे लिए उतनी लाजमी है जितनी मेरे अपने घर की, सबके लिए लाजमी है। और ये जो बातें की जाती हैं इसको गौर किया जाए। तो नजरसानी करेगी पीटीआई ना? मैं कहता हूँ मुझे किसी का नाम नहीं लेना। वज़ीर दाखिला ने नाम लेके कहा है, वज़ीर आला केपी से कहा है। उसने कहा होगा मेरा पैगाम सबके लिए है, ठीक है, मेरा पैगाम पाकिस्तान की बका के लिए है। पाकिस्तान में अगर जत्थों ने आके कहा कि हम एक मखसूस जगह पर बैठेंगे और अगर वहाँ बैठने की इजाज़त न दी गई तो हम मुल्क को जला देंगे, ये नहीं हो सकता। पहले माजी में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि डी चौक मत आओ, कहा गया कि शायद बन गई है एक मिनट ब्रेक पे कहा गया, जरूर जाइएगा ब्रेक पे, कहा गया कि शायद सुप्रीम कोर्ट का पैगाम ही नहीं पहुंचा उन साहब को, शायद वो समझ ही नहीं पाए, इसलिए डी चौक की तरफ आ गए। डी चौक को उन्होंने एक मसला ऐसा बना लिया है। ये डी चौक की फैसिनेशन है कि जो जान नहीं छोड़ती, या कहा जाए कि माजी ऐसा है जो याद आता रहता है। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आर्टिकल 63A 2022 का फैसला कल अदम, क्या सब राइट हो गया? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मई 2022 को पंजाब के सियासी बहरान पर असरअंदाज होने वाला 63A का फैसला आज बदले हुए मारूजी हालात में कलअदम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नजरसानी अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने नजरसानी अपील का फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी अपील मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाती है। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मई 2022 के फैसले में कहा गया था कि मुनहरिफ रुकने असेंबली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक फैसला 2 के मुकाबले में 3 की बरतरी से सुनाया था। बेंच में शामिल जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था, जबकि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार न करने का फैसला दिया था। अक्सरियती फैसला जिसे जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। जिस तरह उस फैसले ने 2022 के सियासी मंजरनामे पर भरपूर सियासी असरात छोड़े, अब आज का फैसला भी मुमकिना तौर पर मुल्क के सियासी और आईनी मंजरनामे पर दूररस असरात मुरत्तिब कर सकता है। खास तौर पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की तरफ से लाई जा रही आईनी तरमीम की मंजूरी इस फैसले के बाद मुमकिन हो सकती है। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम मुल्क के कानूनी और अदालती निज़ाम में अहम तब्दीलियां लाने जा रही है, जिसके यकीनी तौर पर अहम सियासी असरात भी होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ देर पहले पीटीआई के वकील अली जफर ने इस केस से अलग होने का ऐलान किया। अली जफर इस केस के लिए तश्कील दिए गए बेंच पर मुसलसल एतराज़ कर रहे थे। अली जफर के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंचेस की तश्कील के लिए 3 आज़ाद जजेस को फैसला साजी की जिम्मेदारी दी गई। 3 जजेस की इज्तिमाई दानिश के बाद ही बेंच तश्कील और मुकदमात की समाअत की जा सकती है। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। मौजूदा बेंच नजरसानी दरखास्त की समाअत करने का अहल नहीं, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस एतराज को मुस्तरद किया। ऐसे में अहम सवाल यही है कि पीटीआई की तरफ से आज के फैसले को तस्लीम न करने और इस मामले में 2 सीनियर जजेस के इख्तिलाफ के बाद सुप्रीम कोर्ट का आज का मुत्तफ़िक़ा फैसला मुल्क में किस तरह के सियासी, आईनी, कानूनी और अदालती असरात मुरत्तिब करने जा रहा है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, आर्टिकल 63A 2022 का फैसला कल अदम, 2022 में रीराइट किया गया आर्टिकल क्या आज राइट कर दिया गया? ज़ैगम साहब। पाकिस्तान में जब हवाएं बदलती हैं तो सब कुछ बदलता है। 633A के बारे में
जिसे पाकिस्तान में डिफेक्शन क्लॉज कहा जाता है। वोट ना गिनने का फैसला सरीहन आइन लिखने के मुतरादिफ था। पाकिस्तान का हर अच्छा आइनदान आपको यही बताता है। अब जुडिशल रिव्यू जो है, हमारा अदालती निज़ाम, कॉमन लॉ कंट्रीज़ का जो निज़ाम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो आइन की तशरीह करे और ये देखे कि क्या कोई कानून आइन के मुताबिक है या नहीं है, पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ जो आइन में बताए गए उसके मुताबिक है या नहीं है। ये है उसका अख्तियार। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी अदालतें इतनी आगे चली जाती हैं जुडिशल एक्टिविज़म में या किसी और वजह से कि वो आइन की इतनी तशरीह कर देती हैं या ऐसी तशरीह कर देती हैं जो आइन को री राइट करने के मुतरादिफ होता है। जैसे कि आपने कहा, तो एक हम ख्याल बेंच का फ़ैसला था मई 2022 का, री राइटिंग के बराबर था, इसे नहीं ठहरना चाहिए था, ये नहीं ठहरा। लेकिन फिर भी सवालात तो मौजूद हैं। 2.5 साल बाद टाइमिंग के सवालात भी हैं। ये सवाल भी है कि जिस तरह से बेंच बना, बेंच फॉर्मेशन का जो निज़ाम बड़े जतन के साथ जमहूरी बनाया गया था, फ़र्द वाहिद से निकाल कर पूरी कोर्ट को दिया गया था, उसको आनन फानन एक सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए बदला गया और उसके फ़ौरन बाद ये बेंच फॉर्म हुआ जिसने वो किया जो आइनी तौर पे दुरुस्त है। लेकिन फिर टाइमिंग की एक और बात है, वो ये बात है कि इस फैसले से पहले ही इसके पीछे एक कोशिश है आइन को बदलने की, एक नई आइनी तरमीम की जो नाकाम हुई, और शायद इसके बाद एक कामयाब आइनी तरमीम खड़ी है, वही आइनी तरमीम जो पहले नाकाम हुई थी। ठीक। तो मसला असली क्या है? मसला सियासी है। आइनी तौर पर ये इतना अहम नहीं था, आइनी तौर पर कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। जो हुआ था वो गलत हुआ था, वो दुरुस्त होना चाहिए था, जल्दी दुरुस्त होना चाहिए था, बहुत पहले दुरुस्त होना चाहिए था, ऐसी तशरीह नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त भी सियासत ने मुतय्यन किया कि आइन की तशरीह क्या होगी, और इस वक्त भी सियासत ने मुतय्यन किया। ठीक है। तो अब उस आइनी तरमीम के क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब होंगे? क्या इसके नतीजे में फ्लोर क्रॉसिंग करवाई जाएगी? यानी डिफेक्शन क्लॉज का जो बुनियादी मकसद था, ये लाई इसलिए गई थी कि फ्लोर क्रॉस ना हो, मेंबर वफादारियां ना बदले। ठीक हो गया। क्या उसी तरमीम को, उसी को यूज किया जाएगा कि एक नया आईनी बंदोबस्त लिया जाए, सियासी और आईनी निज़ाम। इसमें जवाब भी दिए गए कोर्ट में कि आप लोग जब हुकूमत थी तो उस वक्त इस पे आइन साजी कर लेनी चाहिए थी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद आपके पास 20-25 दिन थे, उस वक्त क्यों नहीं इस पे काम किया गया? इफ्तिखार साहब, मैं आगे बढ़ूंगी। सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी में नहीं बैठे, फिर मुनीब साहब जो हैं जस्टिस साहब, वो बेंच में शामिल नहीं हुए, और यही एतराज़ात थे अली जफर साहब ने जो उठाए भी और बाइकआउट भी किया। तकरीबन 2.5 साल बाद ये मामला री राइट को राइट किया गया है, मगर अब फिर वही टाइमिंग को लेकर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। आज 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िक़ा फैसला है, मामलात सुलझ गए हैं। 2.5 साल पहले के फैसले ने सियासत शेप अप की थी। अब जो मामला हुआ है, क्या राइट सूरत में आगे बढ़ेगा या अभी मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम होगा? आईन पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल वापस वैसे ही आ गया जैसा आर्टिकल वो था। मुझे बस सिर्फ इतना कहना है, आने वाले दिनों में क्या होगा, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या करेगा, कौन का लिखेगा, की लिखेगा, था लिखेगा, थी लिखेगा, किधर को बात ले जाएगा, किधर से वोट किधर चला जाएगा, मैं इससे लाताल्लुक़ हूँ। मुझे आईन पाकिस्तान का वो आर्टिकल वापस मिल गया जो आईन पाकिस्तान लिखने वालों ने उसमें शामिल किया था। और एक बात याद रखिएगा, अगर दूसरे फरीक की बात मान ली जाती तो कभी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता ही नहीं था। जो आदमी एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाता तो उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ सकता था कि जो भी आदमी कहता कि मैं इसके खिलाफ वोट डालना चाहता हूँ वो डिस्क्वालीफाई हो जाता, एक डिस्क्वालीफाई हो जाता और एक उसका वोट काउंट ना होता। ठीक है। तो ये पता नहीं किस नौयत की आमरीत को सपोर्ट करने वाला ग्रोह है
मैं तो खुश हूँ कि आइन बनाने वालों ने जिस मकसद के लिए इसको रखा था, और इसकी सजा है जी, इसकी भी सजा उन्होंने इसी जी, वो पार्टी सरबराह और पार्लिमानी सरबराह के पास है कि आप उसे निकाल सकते हैं। इसमें इसका तयीन किया गया जी, बिल्कुल। सो आई एम हैप्पी कि 1973 के आइन का आर्टिकल वापस और उम्मीद करते हैं कि सियासी इस्तेहकाम भी बना रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आएंगे तो शहजाद साहब और हमाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, आर्टिकल 63 है 2022 वापस अपनी असल हालत में है जिस हालत में थी। पीटीआई की तरफ से तस्लीम नहीं किया गया, एतराज़ात बेंच पर भी उठाए गए और दो जो अहम जजेस, मेन जजेस मौजूद हैं, वो भी कहीं शामिल ना हुए। आपके ख्याल में टाइमिंग और जो दूसरे एतराज़ात हैं वो जायज़ हैं, या जो असल मामले पे वापस चले गए वो ज़्यादा अहम है और दुरुस्त हो गया सब? मेरा ख्याल जो हुआ वो दुरुस्त हुआ, क्योंकि जब ये हुआ था तो उस वक्त गलत हुआ था, और हम उन लोगों में से थे जो कह रहे थे कि ये गलत हुआ है। जो जिस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है इसको, गलत किया गया था। अब ये सही हालत में आ गया है। सवाल ये पैदा होता है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। वो इसका तयन करेगा कि आया इसको पाक साफ तो आपने कर लिया, लेकिन क्या पाक साफ के बाद और खुदा न खास्ता गंदा करने की कोशिश तो नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ऊपर सिर्फ 3 जगहों पे कदगन है कि उन्होंने वो वोट अपने लीडर की हिदायत के मुताबिक देना। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में लीडर की हिदायत के मुताबिक वो जो 3 जगह पे वोट देना है वो ज़रूरी है, क्योंकि वो आइन का हिस्सा है। लेकिन उसके अलावा और इस 63A की तब्दीली के बाद वापस अपनी जगह पे आने के बाद ज़मीर की आवाज़ पे भी कभी वोट देना चाहिए। और ये ज़मीर की आवाज़ के ऊपर जो वोट है ये फ्लोर क्रॉसिंग को ख़त्म करके रख देगा। जब लोग फ्री होंगे आगे वोट अपनी मर्जी के और ज़मीर के मुताबिक और समझ और अकल के मुताबिक करने के लिए, तो फिर उसके बाद ये जो पैसा खरीदो फरोख्त है, हॉर्स जिसे कहते हैं ट्रेडिंग, वो ख़त्म हो जाएगी। उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि पैसे खरीद के या दे के वोट नहीं खरीदने पड़ेंगे। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये जो प्रैक्टिस प्रोसीजर्स एक्ट है, देखिए हमारे हर फैसले के अंदर कुछ ना कुछ बारूदी सुरंगें रह जाती हैं। इस फैसले के अंदर ये 2 बारूदी सुरंगें रह गई हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के ऊपर जो आवाज़ उठाई अली जफर ने या किसी बाकी लोगों ने, और दूसरा जो बेंच की तश्कील के ऊपर जस्टिस मुनीब का जो था, ये आने वाला वक्त या आने वाले बेंचेस या आने वाले जुडिशरी इसको कैसे देखेगी, और उस वक्त हवा का रुख क्या होगा और किस तरीके से चीज़ों को तब्दील किया वापस ले जाया जाएगा, कम से कम इन 2 की सिचुएशन के अंदर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 63A पे जो हुआ वो गलत हुआ। मेरा ख्याल है कि एक और एलिमेंट है जिसको कि शायद आने वाले दिनों में कोई उठाएगा, वो ये है कि जब ये फैसला हुआ था 63A का इंटरप्रेट जिस तरीके से किया गया था पहले बेंच की तरफ से, उसके कितनी देर के बाद ये जो पिटिशन है, जो रिव्यू पिटिशन है, ये दायर की गई थी? क्या वो उस टाइम पीरियड के दरमियान थी या उसके अंदर थी या उसके बाहर थी? कुछ लोग कहते हैं कि उसके बाहर की गई, उसके बावजूद एंटरटेन हो गई। तो ये इसलिए नहीं है कि पीटीआई को फायदा पहुंच रहा है, इसलिए कि जब प्रोसेस को आप फॉलो करते हो, कानून को फॉलो करते हो, तो आपको इंसाफ के तमाम जो उसके चीज़ें हैं उसको पूरा करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों के ऊपर बाद में इसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ। हमाद साहब, बिलावल भुट्टो साहब की गुज़िश्ता शाम की गुफ्तगू जो आज अखबारों में भी छपी और उसका तज़किरा सुप्रीम कोर्ट में भी रहा कि 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हो जाएंगी, क्योंकि अब यही कहा जा रहा है कि ये जो मामला हुआ है इसके बाद आईनी तरमीम आराम से हो जाएंगी, हुकूमत के लिए आसानी हो गई। पुरम तौर पर उनका कहना था कि अगर 25 से पहले हो जाए मामला हल हो जाएगा, वरना आमने सामने की सूरत हाल हो सकती है। क्या खुद से मशकूक बना रहे हैं इस पूरे मामले को? वो जो मुखालिफिन आवाज़ और सवाल उठा रहे हैं वो फिर दुरुस्त उठा रहे हैं? मेरा ख्याल है एक कदम आगे जाने से पहले आप पीछे जाना चाह रहे हैं? पीछे नहीं जाएंगे। जो आज का वाकया है इसे पीछे जाना तो नहीं कहेंगे। आज का जो वाकया है, जो आज की खबर है, पहले उस पर कुछ बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चल पड़ेंगे। ठीक है। आज का जो फैसला आया उसकी तवक्को थी, जैसे दोस्त कह भी रहे हैं, क्योंकि कानूनदान भी ये समझते थे और आमी भी, यानी आम आदमी भी ये समझ रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हुई है सीधी सीधी। क्योंकि जैसे मुतशाबिहात होते हैं ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप 2-3 तशरीहात हो सकती हैं एक चीज़ की, और अपने अपने हालात में शायद दोनों तीनों ही मोतबर समझी जाएंगी, लेकिन ये वो मामला नहीं था। ये नस थी, ये बिल्कुल एक सीधा लिखा हुआ कानून था जिसकी एक तशरीह अनोखी कर दी गई, और ये गैर आइनी फैसला आज तो करार भी पा गया। ये उस दिन भी लोगों को पता था कि गैर आइनी हरकत हो गई है। इसी को वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना। हम जो सारा दिन प्रोग्राम्स में कहते रहते हैं, वो इसी वजह से तो बदनामी होती है।
तो बदनामी की बात, बहरहाल वो फैसला क्यों किया गया था अगर सबको मालूम था, हमें तो लिखने वालों को नहीं मालूम था। ये एक खालिस सियासी फैसला था, जैसे कि आज के फैसले ने तस्दीक कर दी इस बात की। वो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में थी, हमजा शहबाज की यहाँ हुकूमत थी, वो खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई हुई थी, वो अपनी हुकूमतें भी तोड़ रहे थे और चाहते थे कि मुल्क इलेक्शंस की तरफ बढ़ जाए। तो अदालत ने एक उस पर, यानी सेम पेज जो था, कुछ हिस्सा तो फट गया था, कुछ हिस्सा बाकी था। बदनामी जो होती है, इस तरह हम सारे शोज़ में बैठे हुए प्रोग्राम्स में जो बातें करते हैं, वो जजेस की तो बदनामी नहीं होती। वो 2-3 जज थे, वो इजाजुल एहसन साहब जिस तरह वो द विम्पर ही लेफ्ट द कोर्ट, और बाकी भी जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। बदनामी होती है इदारे की। सुप्रीम कोर्ट को जब तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो लोग कहते हैं यार 3 जज बैठकर कुछ भी लिख देते हैं, करोड़ों लोगों के नुमाइंदे कानून पास करते हैं, आइन बनाते हैं 2/3 अक्सरियत से, और ये लोग, यानी बदनाम किया उन लोगों ने इदारे को। 63A के अंदर हिकमत क्या है वो दोस्तों ने बता दिया। हम लोग तनकीद करते हैं कि ये रेवड़ है कोई, जैसे हाँक के आप कभी इधर भेज देते हैं, इनका अपना कोई ना अकल है, ना दिमाग है, ना शऊर है, कि आप इन्हें यहाँ रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये एक वैल छोटी सी चीज़ रखी हुई है, हालांकि उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है। ये बात दुरुस्त है कि एक ज़माने में 90s बिलखुसूस हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, और बाद में भी होती रही। ये हमारे सामने बहुत से वाक़यात, सेनेट इलेक्शन का आज हवाला भी दिया गया है, सबके सामने है वो। लेकिन एक इतना सा वैल्व रखा हुआ है ताकि वो शऊर के मुताबिक भी फैसले हो सके, चाहे हमारा तजर्बा बुरा है। अच्छा, अब आखिरी बात कर लेते हैं, कंक्लूड, कि ये इसका आइनी तरामीम के हवाले से इस्तेमाल ये किया जाएगा कि PTI के अरकान को तोड़कर आइनी तरमीम के हक में वोट डलवाया जाएगा। ये एक नापसंदीदा अमल होगा, हम कमिट करते हैं इस चीज़ को, और हम इस पर तनकीद करेंगे। लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं है, जब होगा तो हम इस पर बात करेंगे। ठीक हो गया जी, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।